हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ बोल्टेड कनेक्शंस। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हमें एक कनेक्शन यहाँ पे गिवन होगा, बोल्टेड कनेक्शन हमको क्वेश्चन में गिवन होगा और हमें उस कनेक्शन के बारे में डिटेल्स निकालनी होगी कि लोड लगने पे वो कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, अंडर द लोड उसकी क्या रिएक्शंस होंगे, कितनी स्ट्रेंथ होगी उसकी, क्या एफिशिएंसी होगी, ये सब हमको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो कनेक्शन हमको गिवन होगा। अब कौन कौन सी स्ट्रेंथ होंगी वो जो हमें कनेक्शन के लिए निकालनी होंगी, तो उससे पहले हम समझते हैं कि कनेक्शन की जब हम बात करेंगे तो कनेक्शन हमारा किन चीज़ों से बना हुआ होगा। अगर हम एक पर्टिकुलर कनेक्शन की बात करें तो सपोज ये ही अगर हम कनेक्शन देख लें तो इस कनेक्शन में हमारे एक तो आप देखो दो प्लेट हैं जिनको हमने कनेक्ट करना है, यानी सबसे पहले तो हमारे दो मेंबर्स होंगे जिनको हमने कनेक्ट करना है और उसके बाद हमने लगाए होंगे बोल्ट। ठीक है, तो यानी पहला जो कंपोनेंट होगा एक कनेक्शन में वो होगा मेंबर, दूसरा जो कंपोनेंट होगा एक कनेक्शन में वो होगा हमारा बोल्ट, यानी कि ये दो मेन कंपोनेंट मिलकर के हमारा एक ये बोल्टेड कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो यानी जो कनेक्शन है उसकी ओवरऑल जो स्ट्रेंथ होगी वो भी बोल्ट और मेंबर पे ही डिपेंड करेगी। ठीक, अब हम देखते हैं कि कितने टाइप की स्ट्रेंथ है हमारे बोल्ट की और मेंबर की। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बोल्ट की स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो बोल्ट की पहली स्ट्रेंथ आएगी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, इसका सीधे फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला हमारा होगा VSB NN ANB FUB √3 गामा MB। ठीक है, ये जितने भी फॉर्मूले हम देखने जा रहे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले हमें दिए हुए हैं। जो एक कोड है IS 800-2007, उस 800-2007 में ये सारे के सारे फॉर्मूले हमको गिवन हैं जो कि बोल्ट की कनेक्शन की डिजाइनिंग और एनालिसिस दोनों में काम आते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें IS कोड में गिवन है, दे रखा है। ठीक, अब इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो VSB NN ANB FUB √3 गामा MB, एक एक सिंबल को हम कंसिडर करेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ANB की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ANB। अब देखिए A से एरिया, N से नेट, B से बोल्ट। ठीक है, और बोल्ट का जो नेट टेंसाइल एरिया होगा यानी नेट टेंसाइल एरिया ऑफ बोल्ट को हम डिनोट करेंगे ANB से। सिंबल्स बहुत ज़रूरी हैं, याद रखने हैं, हमेशा यही सिंबल यूज़ करेंगे। और उस कोड के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है कि जो ANB है वो हमारा होगा 0.78 टाइम्स π/4d²। ठीक है, तो पॉइंट यानी 78% ऑफ टोटल एरिया ऑफ बोल्ट। ये निकल के कैसे आया मैं बताती हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर हम बोल्ट को कंसिडर करते हैं तो बोल्ट को इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो एक उसका प्लेन एरिया होता है और उसके बाद उसका एक कटिंग वाला एरिया शुरू हो जाता है जहाँ पे बेसिकली हम टाइट करते हैं अपने नट बोल्ट को। ठीक है, तो ये जो कटिंग वाला एरिया है ये होगा आपका, इसका एरिया जब निकालोगे तो वो निकलेगा ANB, नेट टेंसाइल एरिया ऑफ बोल्ट। और जब आप इस पोर्शन का एरिया निकालोगे तो वो होगा AG, ग्रॉस एरिया ऑफ बोल्ट। तो ग्रॉस एरिया ऑफ बोल्ट हो जाएगा π/4d² और इसका 78% या इसका 78 टाइम्स होगा हमारा ANB। तो यहाँ से हमको जो फॉर्मूला मिलेगा ANB का वही मैंने लिखा हुआ है, 0.78 टाइम्स ऑफ AG एंड AG इज π/4d²। तो आप देखो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ANB। अब NN की बात करते हैं। NN जो होगा हमारा वो होगा नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स। शेयर प्लेन्स का सिंपल कॉन्सेप्ट में बेसिक आपको बताती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। जहाँ से हमारा कनेक्शन खिसक सकता है, जिस भी प्लेन के अलोंग हमारा कनेक्शन फिसलेगा या स्लिप करेगा या खिसकेगा उसको बोलेंगे हम शेयर प्लेन। सिंपल, ये आप याद रखिए। लैप जॉइंट के लिए आपको याद रखना है NN की वैल्यू होगी 1 और बट जॉइंट के लिए NN की वैल्यू होगी 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं। NN की वैल्यू 1 फॉर लैप, 2 फॉर बट जॉइंट। कैसे होगी देखिए, अगर हम लैप जॉइंट की बात करें, मैंने यहाँ बना रखा है, जब इस कनेक्शन पे फोर्स लगेगी तो किस प्लेन के अलोंग, ये वाला जो आप देख रहे हो प्लेट हमारी इसी के अलोंग खिसकेंगी, ये प्लेट इधर चली जाएगी और ये वाली प्लेट अपना इधर मूव कर जाएगी। तो किस प्लेन के अलोंग खिसक रही है, इस वाले प्लेन के अलोंग, यानी यहाँ पे NN की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, बट जॉइंट की बात करें तो अब अगर हम इस कनेक्शन पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से प्लेट हमारी नहीं खिसकेगी क्योंकि ये जैम कर रखा है। अब जो प्लेट खिसकेगी हमारी वो इस प्लेन के अलोंग खिसकेगी। ठीक है, ये सिंगल कवर बट जॉइंट है। ठीक है, ये सिंगल कवर बट जॉइंट है, इसके लिए भी NN, अब देखो एक जो है हमारा प्लेन इसके अलोंग खिसक रही है। ठीक, तो यहाँ पे भी NN की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब ये जो 2 निकल करके आया, कैसे आया, अगर हम एक प्लेट और लगा दें यहाँ पे, सपोज हमने डबल कवर बट जॉइंट बना दिया, तो डबल कवर बट जॉइंट में एक तो ये प्लेन हो गया जिसके अलोंग खिसकेगा, दूसरा हमारा ये वाला प्लेन हो जाएगा जिसके अलोंग हमारा मेंबर खिसक सकता है या कनेक्शन खिसक सकता है।
तो यानी डबल कवर बट जॉइंट के लिए NN की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो NN की वैल्यू 2 अगर है तो यानी कि वो जो हमारा जॉइंट है वो कैसा जॉइंट हो जाएगा, डबल कवर। और लैप जॉइंट और सिंगल कवर बट जॉइंट के लिए NN की वैल्यू होगी हमेशा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है FUB। FUB देख लेते हैं क्या होता है। U से अल्टीमेट, B से बोल्ट, जहाँ भी B लिखा हुआ होगा आप समझ जाना बोल्ट का ही वो कोई एक मतलब प्रॉपर्टी है। तो FUB का मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, और हम बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ की ही बात करेंगे हमेशा। रीज़न उसका ये है, जब हम बोल्ट को टाइट करते हैं उसमें टेंशन डेवलप होती है, मैंने बताया था, और जिसकी वजह से मेंबर में आता है कंप्रेशन, जिसकी वजह से मेंबर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, जब हम बोल्ट की बात करेंगे तो हमेशा टेंसाइल स्ट्रेंथ की ही, टेंशन की ही बात करेंगे। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हम देखेंगे तो FUB उसका सिंबल होता है। 4.6 ग्रेड के लिए ये होगा आपका 400, 8.8 ग्रेड के लिए होगा ये 800, 10.6 के लिए होगा 1040 MPa। ये कहाँ से आया, ये मैंने आपको बताया था। ग्रेडिंग के पहले जो नंबर होता है वो नंबर जो होता है आपका फॉर्मूला ऐसे बनाता है कि जो भी ग्रेड के पहले नंबर है, फॉर एग्जांपल 4, ये होगा 1/100 टाइम्स ऑफ FUB। तो अगर 4.6 ग्रेड है तो यहाँ से FUB आ गया 400। ऐसे ही हमने इसके लिए और इसके लिए भी कैलकुलेट कर लिया। 10.6 के लिए हाई स्ट्रेंथ है, S लगता है, इसलिए 1040 आएगा, 1000 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी बोल्ट के लिए है। बाकी ये दोनों जो हैं ये आपके HS FG बोल्ट के ग्रेड्स होते हैं। तो FUB आपको याद रखना है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब जो नेक्स्ट है वो है गामा MB। गामा MB जो है वो है आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट मटेरियल। आप लोगों ने लिमिट स्टेट पढ़ा होगा, लिमिट स्टेट से ही हम डिज़ाइन करेंगे स्टील स्ट्रक्चर्स को, और लिमिट स्टेट में हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद होगा। एक होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, दूसरा होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर F करके यूज़ करते थे, लोड। ठीक है, तो ये वहीं से आया है, लिमिट स्टेट से ही हम पूरी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे, स्टील स्ट्रक्चर को। तो ये गामा MB, B मतलब बोल्ट का मटेरियल, उसका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ये वैल्यू याद रखनी है। गामा MB इज इक्वल टू 1.25 फॉर बोल्ट मटेरियल, राइट। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, ये जो हमारे डायमीटर हमने यूज़ किया था, जैसे हम ANB के लिए या मतलब जो भी हम डायमीटर का बोल्ट यूज़ करेंगे तो उसमें से हम ANB डायरेक्टली आप निकाल भी सकते हो या याद रख सकते हो। जनरली 3 टाइप के बोल्ट ही हम इस्तेमाल करते हैं, 16, 20 और 24। तो 16 के लिए ये 157 आएगा, 20 के लिए 245 और 24 के लिए 353। तो ये 3 कम से कम आप याद रखें, ताकि न्यूमेरिकल करते टाइम बार बार आपको π/4 निकालो फिर 0.78 से मल्टीप्लाई करो, ये ना करना पड़े। तो कम से कम ये 3 आपको याद होने चाहिए 16, 20 और 24 के लिए। तो ये थी हमारी शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की स्ट्रेंथ की। ये है हमारा बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, अब बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट में सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अब इसका सिंबल है VPB। अब यहाँ पे P से प्लेट और B से बोल्ट हमने दोनों कंसिडर किए हैं। अभी इसका रीज़न मैं बताऊंगी, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। 2.5 KB DTFU डैश अपॉन गामा MB। ठीक है, सिंबल्स देखते हैं। D हमारा सिंपल नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट है, जो कि मैंने बताया था, प्लेन वाला जो पोर्शन होता है बोल्ट का उसका डायमीटर। T हो जाएगी हमारी थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, जैसे मान लीजिए आपने ये 2 मेंबर्स यूज़ किए। ठीक है, अब इसमें से जो भी हमारा पतला वाला मेंबर होगा, जैसे मान लो ये हमारा 10 mm थिक है, ये हमारा 8 mm थिक है, तो हम 8 mm थिकनेस कंसिडर करेंगे, 10 mm नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी थिनर मेंबर होता है हम उसकी थिकनेस कंसिडर करते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका T हो जाएगा थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। ठीक है, थिनर मेंबर इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि अगर फेल होगा तो जो कमज़ोर होगा वो पहले ही फेल होगा। तो अगर हमने उस थिनर मेंबर को सेफ बना लिया तो ऑटोमेटिकली थिकर वाला अपने आप से सेफ हो जाएगा, इसलिए कम वैल्यू हमेशा हम यूज़ करेंगे थिकनेस के लिए। ठीक, उसके बाद KB की बात करें। KB होता है हमारा बोल्ट कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट कांस्टेंट में आपको निकालने के लिए 4 फॉर्मूले हैं ये। पहला E/3DH, P/3DH - 2.5, फिर FU/Fy और तीसरा है 1। इन चारों में से जो मिनिमम वैल्यू निकल करके आएगी वो आपकी बराबर होगी KB के, और ये आपको हर न्यूमेरिकल में करना पड़ेगा, आपको ये वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। और जनरली ये दोनों कांस्टेंट होती हैं तो इनको मत निकालिएगा, सिर्फ पहला और दूसरा ही कैलकुलेट करिएगा। दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो बराबर हो जाएगा हमारा KB के। ठीक है, अब यहाँ पे E और P और DTH 3 नई चीज़ें आपको दिख रही हैं, E, P और DH।
ठीक है। ई हो जाएगा हमारा एंड डिस्टेंस या एज डिस्टेंस, पी हो जाएगी हमारी पिच, इसको बोलते हैं हम पिच, और डी एच हो जाएगा डायमीटर ऑफ होल। जब भी आप कोई मेंबर में बोल्ट लगाओगे तो उस मेंबर में पहले आप एक होल बनाओगे, फिर वहाँ पे आप बोल्ट को लगाओगे, ठीक है। तो ये आपका ये जो होल आपने बनाया, इस होल का डायमीटर होगा हमारा डी एच, और ये जो बोल्ट आपने लगाया है इसका डायमीटर होगा हमारा डी, इस बोल्ट का डायमीटर डी हो जाएगा, ठीक है। तो डी एच मतलब हमेशा डी से डी एच हमेशा ज़्यादा होगा, और डी हमारा होगा बोल्ट का डायमीटर। ये हमेशा याद रखिएगा, जो डी एच होता है वो हमेशा डी से ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा देने का रीज़न ये होता है, अगर आपने बोल्ट के बराबर ही होल बना दिया तो दोनों में इतना फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है, एक दूसरे को इतना ज़्यादा रगड़ेंगे कि वो फेल हो जाएगा हमारा कनेक्शन। इसलिए थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है जब आप बोल्ट लगाते हो, तो बोल्ट के बीच में और होल के बीच में ये थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, जिससे एक दूसरे से वो रगड़ ना खाएं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी एच, पी और ई की वैल्यू। सीधे आप फॉर्मूले में रखोगे, मिनिमम हो जाएगा आपका के बी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें एफ यू डैश। अब एफ यू डैश देखिए, हमने बोला एफ यू डैश जो है एफ यू बी और एफ यू, आपको दोनों चीज़ें पता होंगी। ये आपका बोल्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कौन से ग्रेड का बोल्ट आपने यूज़ किया है, ठीक। और ये डिपेंड करेगा कि आपका मेंबर किस स्टील का बना हुआ है। तो जनरली स्ट्रक्चरल स्टील यूज़ करते हैं Fe 410, तो Fe 410 के लिए ये हमेशा कांस्टेंट होगा। Fu आप जहाँ भी यूज़ करोगे वो होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट या मेंबर, और ये हमेशा 410 होगा, ये आपको याद रखना है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी स्ट्रक्चरल स्टील के लिए। चेंज क्या होगा, FUB। अगर आपने 4.4 ग्रेड किया है अलग होगा, 8.8 के लिए अलग होगा, तो ये हमेशा चेंज होगा। इन दोनों में से जो वैल्यू आपकी मिनिमम आएगी वो हो जाएगी आपकी FU डैश के बराबर, ठीक है। अब देखिए दोनों को हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्लेट को भी देख रहे हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ को, और हम यहाँ पे बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ को भी देख रहे हैं। दोनों में से जो मिनिमम होगी उसको कंसिडर करेंगे। रीज़न क्या है, मान लीजिए आपने कनेक्शन बनाया, ठीक है, ये आपका कनेक्शन है सपोज, और यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल ये नीचे आपने एक और मेंबर लिया, और आपने यहाँ से थोड़ा सा ये एक होल बनाया, ठीक है। अब इस होल में आपको भरना है बोल्ट, तो ये आपने बोल्ट फॉर एग्जांपल लगा दिया, इस तरीके से एक बोल्ट लगा दिया, ठीक। अब इसके बीच में और इसके बीच में आपको एक गैप दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं ये जो हमारा बोल्ट है ये मेंबर को अभी जो है इस तरीके से पियर्स करते हुए जा रहा है, लेकिन मेंबर के जो साइड्स हैं उनको अभी टच नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए गैप है, ठीक है। जब आप इस तरीके से फोर्स लगाओगे और अगर ये कनेक्शन खिसक गया, ठीक है, तो ये जो बोल्ट है ये इससे टच करने लगेगा, यानी कि जो हमारा मेंबर था जिसमें अभी यहाँ पे गैप था, अब ये बोल्ट इस मेंबर को यहाँ पे टच करने लगेगा, ठीक। तो बोल्ट भी फोर्स लगाएगा और मेंबर भी बोल्ट पे फोर्स लगाएगा, खिसक गया है, तो दोनों में से जो वीक होगा वो पहले हो जाएगा फेल। इसलिए जब हम बियरिंग निकालते हैं, बियरिंग मतलब खिसक गया है वो और वहाँ पे अब क्रैक पड़ सकता है, टूट सकता है, बियरिंग हो सकती है, तो जो भी वीक होगा, बोल्ट वीक हुआ तो बोल्ट हमारा फेल हो जाएगा, प्लेट वीक हुआ तो प्लेट हमारा फेल हो जाएगा। इसलिए दोनों की स्ट्रेंथ हम यहाँ पे चेक करते हैं, राइट। ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज नेट डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब हमने बोल्ट के बारे में देख लिया, तो हमने देखा था कि कोई भी कनेक्शन अगर हम बनाएंगे तो वो प्लेट और बोल्ट से मिल करके बनेगा। तो हमने बोल्ट के दो स्ट्रेंथ को चेक कर लिया। अब बात करते हैं हम प्लेट की स्ट्रेंथ की। तो प्लेट की हमारी सबसे पहली स्ट्रेंथ होगी नेट डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेट डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ की हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि आप देखोगे अगर हमने ये प्लेट कंसिडर की है तो हमने कुछ पोर्शन यहाँ पे उसका छेद करके या होल बना करके प्लेट का निकाल दिया है, यानी कि ये हॉलो सेक्शन हो गया हमारे प्लेट का। तो जब हम इसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे तो इस हॉलो पोर्शन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके इसमें जो एरिया होगा हमारे इस मेंबर का जो पार्टिसिपेट कर रहा होगा लोड बियरिंग में, वो होगा नेट एरिया, जिसमें से ये हॉलो पोर्शन हमको निकालना पड़ेगा। इसलिए जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी प्लेट की वो कहलाएगी नेट डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। सिंबल है TDN। इसको जब हम फॉर्मूला देखेंगे तो 0.9 AN। अब देखो यहाँ पे हमने नेट एरिया यूज़ किया है FU अपॉन गामा M 1। देखते हैं अब जो AN है वो है हमारा नेट टेंसाइल एरिया ऑफ प्लेट। इसका फॉर्मूला है B माइनस NDH इंटू T। यहाँ पे जो B है वो है विड्थ ऑफ प्लेट। आप देख सकते हो अगर ये प्लेट है तो इसकी जितनी भी चौड़ाई होगी B, ये हो जाएगी विड्थ ऑफ प्लेट। जो N है वो हो जाएगा नंबर ऑफ होल्स जो हमने किए हुए हैं इस विड्थ के अलोंग।
और DH हो जाएगा डायमीटर ऑफ दीज होल्स, ठीक है, और T विल बी द थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर, ठीक। अब यहाँ पे देखो आप कैसे कंसिडर करेंगे। अब आपका ये जो B था, इस टोटल लेंथ में से ये जितना डायमीटर है, इसका डायमीटर और इसका डायमीटर, जब हम माइनस करेंगे तो हमें ये सॉलिड वाला एरिया यहाँ पे मिल जाएगा, और हमको यही सॉलिड एरिया कंसिडर करना है जो कि होता है नेट एरिया ऑफ प्लेट AN, ठीक है। अब बात करते हैं हम DH की। तो इस डायग्राम के लिए DH और N अगर देखें तो N हमारा है 3, क्योंकि 3 हमारे बोल्ट्स हैं, ठीक है। और DH की बात करेंगे तो हर डायमीटर के बोल्ट के लिए एक हम पर्टिकुलर होल का डायमीटर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि कैसे कंसिडर करते हैं। फिलहाल आप याद रखिए ये है डायमीटर ऑफ होल, और ये हमेशा जो बोल्ट का डायमीटर होगा उससे बड़ा होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल लैप जॉइंट में। अगर हम बट जॉइंट की बात करेंगे तो इस केस में जो N की वैल्यू है वो 2 है, N की वैल्यू हमारी 4 नहीं है, क्योंकि मैंने बट जॉइंट पे बताया था कि हम मिरर इमेज देखते हैं, सिर्फ डॉटेड लाइन का एक साइड ही हम कंसिडर करेंगे। तो इस केस में जो N की वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, DH हमें बोल्ट के डायमीटर से पता चल जाएगा, और B हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो लैप जॉइंट में यहाँ पे पूरा कंसिडर करना है जितने भी बोल्ट आपको दिख रहे हैं डायग्राम में। बट जॉइंट में इस डॉटेड लाइन का हाफ कंसिडर करना है, जितने बोल्ट होंगे वो हो जाएगा हमारा N की वैल्यू, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे AN निकाल लिया। FU हमारा सेम होगा, जो हमारी प्लेट है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ऑलरेडी, उस प्लेट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो कि हमेशा 410 होती है। गामा एम भी जो है वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हो जाएगा प्लेट मटेरियल के लिए, जैसे हमने गामा एम बी यूज़ किया था, तो गामा एम बी बोल्ट का मटेरियल था, उसके लिए सेम था 1.25, क्योंकि वो भी स्टील का बना है, प्लेट भी हमारी स्टील की बनी है, तो उसके लिए भी जो गामा एम 1 है वो गामा एम बी के बराबर होगा 1.25, ठीक। अब लास्ट पे आ जाते हैं, ये है हमारा डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब अगर हम सॉलिड प्लेट की बात करेंगे तो हम इन होल्स को कंसिडर नहीं करेंगे। तो सिंपल सॉलिड प्लेट का अगर हम एरिया निकालेंगे तो B इंटू इसकी जो थिकनेस होगी वो थिकनेस, तो यानी हम यहाँ पे AN की जगह पे ग्रॉस एरिया यूज़ करेंगे सॉलिड प्लेट का, ठीक है। और ये हमारा AG हो गया ग्रॉस एरिया, जो कि होगा B इंटू T। FY यहाँ पे हम यील्ड स्ट्रेस यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे अल्टीमेट यूज़ किया था इस वाले फॉर्मूले में। हम जब सॉलिड प्लेट के लिए निकालेंगे ग्रॉस एरिया तो हम यहाँ पे FY यूज़ करेंगे, यील्ड स्ट्रेस ऑफ प्लेट, जो कि कांस्टेंट होगा 250। लास्ट में गामा एम नॉट भी प्लेट के मटेरियल का ही पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, बट यील्ड स्ट्रेस पे है, यानी ये वैल्यू होगी 1.1। अगर हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर देखेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे प्लेट का तो वो 1.25 आएगा, अगर हम यील्ड स्ट्रेस पे देखेंगे तो 1.1 आएगा। आपको बस इतना याद रखना है, जब ग्रॉस टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालोगे तो ग्रॉस एरिया यूज़ करोगे, FY यूज़ करोगे, और इसी के करस्पॉन्डिंग ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होगा, राइट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो गया। अब मैंने कुछ टर्म्स यूज़ किए थे, E और P। E मैंने बताया था एज डिस्टेंस होगा, यानी लास्ट वाले बोल्ट का प्लेट के एंड से डिस्टेंस, और जो P है वो 2 बोल्ट के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा हमारा P, जैसे यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा P। और जो P होता है वो होता है पिच, और E कहलाता है हमारा एंड या एज डिस्टेंस, राइट। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगी, एनालिसिस ऑफ बोल्टेड कनेक्शन के, कि कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।